हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पिछली क्लास में वास्तविक संख्याओं से परिचय कराया गया था, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे। इसमें आगे के क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, कैसे इन संख्याओं का निरूपण करते हैं, कैसे इन संख्याओं को व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है कल एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन फर्स्ट के कुछ पार्ट कराए थे मैंने। 1.1 के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, फोर्थ वाला आप सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, उनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। एक मिनट, वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, चौथा वाला क्वेश्चन है 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने। किसके करने हैं? 5005 के। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको हम देखेंगे किन संख्याओं से विभाजित है, किन से विभाजित हो जाएगी, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए यहीं पे करते हैं इसको। ये संख्या है हमारे पास। अब ये देखते हैं ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। 2 से नहीं है तो 3 से चेक करेंगे। जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं संख्याओं के, उनसे हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। 2 से ये कटेगी नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी नहीं, क्योंकि इससे पहले हमें विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। वैसे तो हम भाग करके देखें, विभाज्यता के नियम से हमें ये आसानी हो जाती है, संख्या को देखकर उसके अंकों को समझकर बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि 2 से है या फिर 5 से है। इससे ये पता चल रहा है अंतिम अंक इसका 5 है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। ठीक है, 5, 5 एकम 5, 0, 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये देखते हैं किससे कटेगी। 5 से कटेगी नहीं कटेगी, 7 से देखो। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2। और 7 21। अब ये किससे कटेगी? 11 से। 11 एकम 11 और कितना बचेगा? 3। 11 दिया 33। अब इसको देखते हैं, 13 से कटेगी, 13 एकम 13। तो अब ये संख्या के ये अभाज्य गुणनखंड बने कौन कौन से? 5, 7, 11 और 13। अब इनको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके कर रहे हैं? 5005 के। किसके? 5005 के। क्या क्या बने हैं उनको हम इसको गुणन के रूप में लिख देंगे। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये जो हमें गुणनखंड ये मिले हैं अभाज्य गुणनखंड, इस संख्या के सभी ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब इसमें आगे का सवाल देखते हैं। इसको समझ लिया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ नंबर क्या है? 7429।
7429, इसके हमें क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, देखते हैं ये संख्या किससे विभाजित होती है। इसमें 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि अंतिम अंक इसका 9 है। 3 से देखते हैं क्योंकि 9 जो है, 3 से देखते हैं इसको। 3 एकम 3, कितना बचेगा, 1, 1 और 4 14, 3 चौके 12, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर 9। ये शायद 3 से नहीं कटेगी, एक बार इसको सही से देख लेते हैं। 9 2 11, 7 कितना हो जाएगा, 11 7 15, 15 7 22। चलो 2 से तो नहीं कटेगा ये, 7 से देखते हैं। 3, 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 3 से ही काटते हैं, 3 से कट जाएगी, थोड़ा समझ लीजिए इसको। 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, कितना बचेगा, 3 चौके 12, 2 बचे, 2 पे यहाँ पर कितना होगा, 3 सत्ते 21, और ये 3 से भी नहीं कटेगा ये। कितना है ये, 7429। इसको देखते हैं। 3 दूनी 6, कितना होगा यहाँ पर, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 2, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 21 बाद 1, 19 बच रहा है, 19 बचेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं एक बार इसको सही से। 7 एकम 7, कितना, 7 एकम 7 होगा, और इसको आगे का चेक करते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा ये। 7 एकम 7, 0, 4 आएगा, 2, 1 मिनट, चलिए देखते हैं। ये 7 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, और 11 से भी नहीं कटेगी, और इसमें आगे की संख्या जो भी होगी उससे चेक करेंगे। 74 29 को 13 से भी शायद नहीं कटेगी, इसको 17 से काट के देखते हैं। 17 से, 17 चौके 68, 17 तिया 51, और 17 सत्ते 119। ठीक है, अब देखते हैं इसको 19 से काटते हैं। 19 दूनी 38, और 3 बचेगा यहाँ पे, 19 तिया 57, और कितना आएगा यहाँ पर, 23। 23 से काटेंगे इसे, 23 एकम 23। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसके, 74 और 29 के, क्या होंगे, 17 19 और 23। ये संख्या 17 से विभाजित होगी, 19 से होगी, और 23 से, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 19 और 23। इस क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हल हो गए हैं। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए समझते हैं इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पेज ऐड करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड को चेक करेंगे किससे विभाजित होगा, किससे नहीं होगा। ठीक है, संख्या को एक एक करके, बड़ी संख्या है हालांकि,
लेकिन इसको हम एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा कहीं पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आप इसके आवाज गुणनखंड कर सकते हैं, तो आप देख इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 2 में अभाज्य गुणनखंड है, जैसे पहले में हल किया है वैसे ही दूसरे वालों को हल करेंगे। संख्या बड़ी संख्या है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके भाग करके देखेंगे जिससे गलत ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसको देखना है। क्या देखना है, प्राकृतिक संख्या संख्या दी हुई है कौन सी, 6 पावर n, इसको ये देखना है ये किस पर 0 पे समाप्त होगी कि नहीं, 0 पर समाप्त होगी या नहीं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे इसमें, चलिए यहाँ पर हमें 6 पावर n दिया है, n का हमें मान लेना पड़ेगा, n इक्वल 1 2 3 4 5। इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारे पास संख्याएं आती जाएंगी, आगे की संख्याएं आएंगी जिसमें देखेंगे कोई संख्या ऐसी संख्या तो नहीं है जो 0 पे समाप्त हो रही हो। ठीक है, तो n इक्वल 1 2 3 4 5 इनका यूज करेंगे, और इससे पहले हमें 6 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 पावर n, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको गुणनखंड के रूप में, इसकी पावर n लगाएंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसी संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही है जो 2 कितना शून्य पर समाप्त हो जाए, किस पर समाप्त हो जाए, शून्य पर। ठीक है, जैसे 2 3 6, अगर शून्य पर समाप्त होने के लिए हमें संख्या कौन किस तरह की संख्या चाहिए, 2 गुणा 5, 2 और 5 के रूप में चाहिए। ठीक है, अतः शून्य समाप्त होने के लिए संख्या 2 गुणा 5 पावर n के रूप में होनी चाहिए। अंतिम अंक शून्य तभी बनेगा जब उसमें 2 पंजे 10, 2 या 5 हो, 2 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 0। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10 और n की पावर 1 लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, शून्य पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो संख्या मिल रही है ये इसमें हम मान रखेंगे, अगर हम n इक्वल अगर हम 1 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 रहेगा। n इक्वल 1 पे कितना रहेगा, n इक्वल 1 पे 6 रहेगा। n इक्वल अगर हम 2 लगाएंगे, n इक्वल 2 तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2 लगेगा तो ये हो जाएगा 36। और n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 6 का क्यूब हो जाएगा जो कि 216 होता है। इसमें देख रहे हैं n बराबर 1 रखने पर 6 मिला है, n बराबर 2 रखने पर 36, n बराबर 3 रखने पर 216। इन सभी में ये कॉमन है, इनका अंतिम अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। अंतिम अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ऐसी आगे संख्या आएगी उसमें भी होगा, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जो किस पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ लिया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की तरह है। 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 6 पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। इसमें कह रहा था शून्य के लिए, लेकिन अगले क्वेश्चन में किस पे बता रहा है, 5 पर समाप्त हो जाए। ऐसा कोई नंबर मिलेगा, ऐसी कोई संख्या मिलेगी जो किस पर समाप्त हो जाए, 5 पर समाप्त हो जाए। चलिए देखते हैं। 6 पावर n होगा
और ऐसी कोई संख्या प्राप्त हो जाए जो किस पर समाप्त हो, 5 पर, अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 5 आ जाए, तो वो संख्या किस पर समाप्त होगी, 5 पर। ठीक है, देखते हैं। n बराबर कितना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम संख्या ले सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमें 6 पावर n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 पावर n। अब इसको देखते हैं कि 5 पर ये समाप्त होगी कि नहीं होगी, होने के लिए क्या कंडीशन होगी इसकी। जैसे 2 दिया 6 से तो नहीं हो रहा है ये, हमें गुणनखंड कैसा मिलना चाहिए, गुणनखंड जो है 3 गुणा 5। अगर ऐसे करके लिखा हो ये 3 गुणा 5, तो ये संख्या कहां पर समाप्त हो जाएगी, 5 पर समाप्त होगी। ठीक है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। 6 पावर n, अब इसमें देखो ये n के मान है, ये n बराबर 1 2 3 4 5 लेंगे। ठीक है, और 6 पावर n के इस तरह से गुणनखंड करेंगे, और n का मान अगर हम कितना, 1 2 3 4 5, और ये संख्या ये कह रहा है 5 पर समाप्त हो जाए, कितने पर, 5 पर समाप्त हो। इसको हमें इस तरह से प्राप्त करना है कि 5 पर समाप्त हो जाए, लेकिन इन दोनों से 6 से हमें इससे ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जो 5 पर समाप्त हो जाए। 5 पर समाप्त होने के लिए संख्या हमें 15 होनी चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए, 5 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो संख्या को कैसे, संख्या 6 पावर n किस पर, 5 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। अतः 5 पर समाप्त होने के लिए, 5 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 5 पावर n, तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 5 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 गुणा 5 पावर n, 3 5 का गुणा करेंगे तो ये 15 बन जाएगी, n पावर 1 लेंगे तो ये 15 होगा, जो कि 5 पर समाप्त होगी। तो कह सकते हैं कि 6 पावर n ना तो 0 पर समाप्त होगा और ना ही किस पर, 5 पर समाप्त होगा। ये संख्या इन दोनों अंकों पर समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए समझ लिया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वें सवाल में व्याख्या कीजिए, क्योंकि 17 5 11 3 2 ये गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं। संख्या लिखिए, क्या है संख्या, संख्या दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13, 1 मिनट सॉरी, ये वाला क्वेश्चन 6 है, 5 वाला नोट करना, 5 वाला 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 और गुणा 2, और प्लस में 2 गुणा कितना, 11 रहेगा। ये संख्या लिखी हुई है, इसको ये देखना है ये भाज्य संख्या है या नहीं है। क्या देखना है, ये देखेंगे ये भाज्य संख्या है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसमें ये देखो पहले कॉमन क्या है, कुछ संख्या कॉमन है क्या, जैसे यहाँ पर देखते हैं 11 और 2, देखो 11 यहाँ पर भी है और इधर से भी कॉमन मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 11 और 2 को कॉमन कर दो, इसके बाद जो संख्या बचती है उसको लिखते हैं 17 गुणा 5 गुणा 3, और इधर इधर क्या बचेगा, 2 11 दोनों कॉमन हो गए तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 22 ना लिख के इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं 11 गुणा 2। ठीक है,
और इनका गुणा करें कितना होगा, 17 बना 85, और 85 में 3 का गुणा कर दो प्लस 1, 11 गुणा 2, और 85 का 3 में गुणा करेंगे, 3 बचे 15 की 5 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 प्लस 1, 11 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 256, कितना होगा 256 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस 256 के गुणनखंड करेंगे। अब ये संख्या 2 से और 11 से तो विभाजित होगी, इसके अलावा और संख्याओं से विभाजित है या नहीं। 11 गुणा 2, 256 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से 128, 2 छक 12, 2 चौके 8, 8 आएगा, 2 या 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो इस संख्या के गुणनखंड बन रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये किससे 2 से विभाजित है, 11 से विभाज्य होगी। दो संख्या ये भी किससे 2 से विभाजित है। ठीक है, तो ये संख्या कितने 2 से और 11 से भाज्य होगी, 256, 11 गुणा 2 गुणा 256, 56 को हम 2 की पावर 8 के रूप में लिख दो, इन घातों को 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में लिख सकते हैं, और कह देंगे अतः संख्या, अतः ये संख्या जो दी गई है वो कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो 11 2 और 1 भाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए। ठीक है, खुद से कट जाए और जो संख्या है उससे कटेगी, स्वयं से, खुद से, और इसके अलावा अगर विभाजित होती है तो उसको भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि संख्या 2 तथा 11 एवं 1 से भाज्य होगी। चलिए ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का। चलिए ये तो समझ लिया होगा, अब इसके आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 और यहाँ पर प्लस 13। ठीक है, एक तो संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या कौन सी है इसको भी लिख लेते हैं। 7 गुणा 6, 7 गुणे 6, 5, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से ये लिखी हुई है। ठीक है, और प्लस रहेगा यहाँ पर 5, इनको देखना है ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। पहले तो इसको देखते हैं, पहले किसको देखेंगे, ये वाली। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें देखो पहले यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन है दोनों जगह से, तो 13 कॉमन कर दो, कितना बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1 13, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस 1 13, और ये कितना हो जाएगा 78।
अब ये तो 13 पहले से ही अभाज्य गुणनखंड लगा हुआ है, इसमें 78 गुणनखंड कर देते हैं। 78 गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 से काट दें 39 और 2 से 13 और 13। इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13, इस तरह से। तो ये संख्या जो है देख रहे हैं किससे किससे विभाजित होगी, 13 से होगी, 2 से होगी और 3 से। ये संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, अतः ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, भाज्य संख्या। अतः संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 2 13 2 पहले लिख देंगे, 2 से भी है और 2 से है, 3 से है और 13 से है, से भाज्य होगी। ठीक है, या फिर विभाजित होगी इतना। ठीक है, अब इसी में एक और संख्या दी हुई है, ये वाली। इसमें से कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। यहां से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 5। ये 5 एक यहाँ पर और यहाँ पर, इसको कॉमन कर लेते हैं और इन सभी का गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, ये एक एक करके गुणा करेंगे। 2 2 दिए 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो 7 गुणा एक, इनको पहले 2 को कर देते हैं, 7 छक्का 42 और गुणा 24। ये कितना बनेगा, 24 दूनी 48, हासिल कितना लगेगा, 24 दूनी 48 की 8, हासिल 4, 24 चौके 96, 4 100, कितना हो गया 1008। ठीक है, तो ये संख्या कितनी मिल रही है, 1008। और प्लस में यहाँ पर एक और रहेगा, कितना रहेगा, प्लस में एक, जो कॉमन लिया था वो भी रहेगा। तो टोटल कितना बनेगा, ये 1009। तो ये संख्या 5 से और इसके अतिरिक्त 1009। ठीक है, तो ये संख्या 2 से अधिक इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, समझ लिया, क्योंकि ये 5 से भी कट जाएगी और 1009, दो तो संख्या यही है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच भी करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर, कल हमने फॉर्मूला लिखाया था, एलसीएम फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या था, संख्याओं का गुणनफल या फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसमें लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या तो संख्याएं अगर अलग अलग दी होंगी तो ऐसे करके लिख देंगे, या फिर उनका गुणनफल दिया होगा तो गुणनफल के रूप में लिखेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे और इनसे ही पता करेंगे कि ये कंडीशन जो बता रहा है वो सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का कौन सा पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट। और संख्याएं कौन सी दी है, 26 और 91, दो संख्याएं दी हैं। पहले तो हमें इनका मासा और लासा ज्ञात करना पड़ेगा। इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 26 के। 26 का क्या बनेगा, 26 का बनेगा 2 गुणा 13, क्योंकि 2 से और 13 से विभाजित है ये। और 91 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 91 जो है
7 से विभाजित होगा और 13 से, 13 सत्ते 91। अब इसका ये देखते हैं, पहले तो इसका एचसीएफ कितना बनेगा, इसका मासा क्या आएगा। मासा जो है देखो, एक तो यहाँ से जोड़ा बना दीजिए, ठीक है, एक ही तो बन रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे इसका मासा कितना होगा एचसीएफ। पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ बराबर कितना होगा 13, ठीक है। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 13 तो होगा ही, ठीक है। 13 गुणा, पहले इसको छोटे गुणनखंड पहले लिख देते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 13। एलसीएम इसका ये बनेगा, इन सबका गुणा कर देंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14 गुणा 13, 13 चौके, इनका गुणा कितना बनेगा 13 चौके 52 की 2 हासिल 5 लगेगा, 13 एकम 13 और 5 13 5 18, 182 कितना होगा एलसीएम 182 आएगा, ठीक है। अब इसमें इसने कंडीशन बताई है, उसको चेक करते हैं ये इसको फॉलो करेगी या नहीं करेगी। दिया गया है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा और मासा के गुणनफल के अगर बराबर हो जाएगा तो ये सही होगा, एलसीएम इंटू एचसीएम। संख्याएं क्या है हमारी, संख्याएं 26 और 91, और एलसीएम एचसीएम कितना है, एलसीएम आया इसका 182 और एचसीएम कितना है 13। अब इन दोनों पक्ष अगर ये बराबर होंगे तो ये सही है, अन्यथा ये इस वाले फॉर्मूले के अनुसार ये असत्य होगा कथन, जो भी है। इनका गुणा कर दीजिए, 26 और 91 का गुणा देखो कितना आ रहा है, और 182 13 का गुणा, 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23 66, और यहाँ पे 26 एकम 26 की 6, ठीक है, 26 एकम 26 6 हासिल 2 लगेगा, और 26 निम्मा कितना होता है 9 छक 54 की 4, 9 दूनी 18, 18 5 23, 234, और हासिल 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, 236। अब आप देख रहे होंगे इसमें इन संख्याओं का जो गुणनफल किया है वो, और इन लासा मासा का जो गुणनफल है वो कैसा है, बराबर है दोनों, अतः ये जो कथन है वो कैसा होगा, सही होगा, ठीक है, सत्य होगा। उत्तर की जांच कैसी होगी, ये उत्तर की जांच है, ठीक है, एलएचएस अतः उत्तर की जांच कैसी है, सत्य है, ठीक है। इस तरह से इसको हल करें। अब इसके आगे के जो पार्ट है 510 और 92 के गुण लासा मासा ज्ञात करेंगे, इसको हल करेंगे। इसके बाद 336 और 54, इन दोनों को भी हल करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, इनका लासा मासा ज्ञात करेंगे। लासा मासा ज्ञात करने के बाद जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो दोनों चीजों को फॉलो करेगा, लासा मासा का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल कैसा होगा, बराबर अगर होगा, तो हमारा उत्तर जो भी होगा, उत्तर की जांच वो कैसी होगी, सत्य होगी, ठीक है। आगे इसमें हमने समझाया कि इनका लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं, और इन
जो भी संख्याएं दी गई इनका गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये जो लासा मासा का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल, ये हमारे उत्तर की जांच को बताएगा ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे होंगे, ये लासा मासा का गुणनफल और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तो हमारे जो उत्तर होगा वो सत्य होगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 और 3 पार्ट। इसके बाद 8 नंबर में भी अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके लासा मासा ज्ञात करेंगे। इन सभी तीनों में क्या करेंगे, लासा और मासा ज्ञात करना है। आप इनको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में कॉमन है, इनका लासा मासा ज्ञात करेंगे। आप लगा के देखेंगे, अगर कहीं पे डाउट होती है तो अगली क्लास में इसको क्लियर करेंगे। अगली क्लास में सारी चीजें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।